सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर BEGLA बेगला 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का ब्लॉक सेकेंड का हमने यूनिट 5 लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो आज हम लोग देखें अपना यूनिट 6 जो फिगर ऑफ स्पीच फर्स्ट पार्ट है, यूनिट 7 फिगर ऑफ स्पीच सेकेंड पार्ट है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 6 जो कि है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, हमें फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट्स द यूज ऑफ वर्ड्स इन वेज डिफरेंट फ्रॉम देयर ऑर्डिनरी literal use and are employed by creative writer to produce figurative meaning, thus lending verb vivacity and force to their meaning। देखो पहले तो फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो यहाँ मैंने जैसा लिख रखा है आपको अब दिखेगा, राइट, अब दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू जनरेट एन इफेक्ट। मतलब फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, एक क्रिएटिव यूज़ होता है लैंग्वेज का जो कि राइटर्स यूज़ करते हैं एक इफेक्ट को लाने के लिए अपने राइटिंग में। सम फिगर ऑफ स्पीच आर मेटाफर, सिमिली, मेटानॉमी, ठीक है, एक्सेट्रा। नॉन लिटरल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, लिटरल यूज़ ऑफ लैंग्वेज नहीं होता है, नॉन लिटरल यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है। ठीक है, इट इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ राइटिंग। फिगर ऑफ स्पीच से क्या होता है, हमारी जो राइटिंग होती है, हम मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट है, हमने जो भी पोएम लिखा है या स्टोरी लिखी है, उसकी ब्यूटी इन्हेंस हो जाती है। ठीक है, इट मेक्स द सेंटेंस डीपर एंड लीव्स द रीडर विद अ सेंस ऑफ वंडर। मतलब ये क्या होता है कि सेंटेंस को डीपर मीनिंग देता है। ठीक है, और रीडर्स को भी उसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इट ब्रिंग्स लाइफ टू द वर्ड्स यूज बाय द राइटर। और ये जो राइटर वर्ड्स यूज़ करता है ना, फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ करता है अपने राइटिंग में, वो क्या करता है, वर्ड्स को लाइफ देता है। मतलब वो एक रियलिटी टाइप लगता है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच से हमारे राइटिंग्स में इफेक्ट आता है, ये इफेक्ट टाइप आता है। ठीक है, और लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, इट इज़ अ राइटिंग टेक्निक दैट राइटर्स यूजेस टू एक्सप्रेस आइडियाज, कन्वे मीनिंग एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट थीम्स इन अ पीस ऑफ टेक्स्ट, एग्जाम्पल मेटाफर। देखो क्या कह रहा है, लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, एक ऐसा राइटिंग टेक्निक होता है जिससे जो हमारे राइटर होते हैं वो आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, मीनिंग कन्वे करते हैं, कुछ बताते हैं, ठीक, और इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करते हैं थ्रू अ पीस ऑफ टेक्स्ट, मतलब जो भी उन्होंने लिखा है, एग्जाम्पल मेटाफर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये था। और लिटरेरी डिवाइसेस क्या होता है, ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है पेपर में कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है और लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और बेसिकली हमें इस यूनिट 6 में क्या चीज़ें कवर करनी है, देखो यहाँ दे रखा है, कवर करना है सिमिली, मेटाफर। मेटाफर में हमारे पास दो मेटाफर हैं, एक एक्सटेंडेड मेटाफर, एक मिक्स्ड मेटाफर, सिनेक्डोकी, मेटानॉमी, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन और पैसेज दे रखा है जिसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 6। तो हमने फिगर ऑफ स्पीचेस देख लिया क्या होता है और लिटरेरी डिवाइसेस, है ना। अब आते हैं अपने पहले टॉपिक पे जो कि सिमिली। तो जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट सिलेबस में है तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रही हूँ। सिमिली क्या होता है, जब हम किसी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं, ठीक, मेन वर्ड उसमें कंपैरिजन के लिए क्या यूज़ होता है, एज और लाइक का हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो वो होता है हमारा सिमिली। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, राम इज़ एज ब्राइट एज द सन। तो इसमें क्या हो रहा है, हम राम को कंपेयर कर रहे हैं सन से और एज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा सिमिली का यूज़ है इस सेंटेंस में। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, एज स्वीट एज हनी। हम किसी को कहते हैं ना, यू आर एज स्वीट एज हनी, तो ये क्या है कि मतलब हमने इसमें भी एज यूज़ किया है कंपेरिजन करने के लिए। ठीक है, तो ये भी सिमिली का यूज़ है। थर्ड है ईट लाइक अ बर्ड, मतलब चिड़िया के जैसे खाना खाओ, है ना। तो ये क्या है, हमने लाइक का यूज़ किया है, तो लाइक हमारा सिमिली में यूज़ होता है, हमने इस सेंटेंस में भी सिमिली का यूज़ किया है। ठीक है, फोर्थ है लव। हम बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं एज लाइक, है ना, सो और देन भी यूज़ होता है हमारा सिमिली में। ठीक, तो देखो लव इज पेशेंट एंड सो इज़ माई मदर, तो इसमें सो यूज़ हुआ है, तो सो भी हमारा सिमिली में ही यूज़ होता है। ही इज़ अ लार्जर देन लाइफ, ही इज़ लार्जर देन लाइफ, तो यहाँ देन का यूज़ हुआ है, तो ये भी हमारा सिमिली यूज़ है। ठीक, तो देखो सिमिली क्या है हमारा, अ सिमिली इज एन एक्सप्रेशन इन विच वी मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स टू प्रेजेंट एन इफेक्टिव वर्ड पिक्चर एंड यूज सच वर्ड्स एज लाइक एंड एज। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन द वाइट फीट ऑफ द बेबी बीट क्रॉसेज द ग्रास, द लिटिल वाइट फीट नॉट लाइक वाइट फ्लावर्स इन द विंड, दे पॉइज एंड रन like puffs of wind that passes over water where the weeds are thinned। अब देखो यहाँ क्या यूज किया गया, ध्यान से देखना, when the white feet of the baby beats crosses the grass, the little white feet nod like white flowers in a wind। तो यहाँ like का यूज हुआ है, तो सिमिली का यूज हुआ है। ठीक, they poise and run लाइक पफ्स ऑफ विंड, यहाँ भी लाइक यूज हुआ है, तो यहाँ भी जो बेबी के लिटिल वाइट फीट हैं, छोटे छोटे वाइट फीट्स हैं उसके, उसको कंपेयर किया है पफ्स ऑफ विंड से। ठीक है, तो यहाँ भी सिमिली का ही यूज किया है। ठीक, ये था हमारा एग्जाम्पल सिमिली का, यही था, सिमिली में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिमिली
वही होता है कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और मेन वर्ड्स हम जब हम एज और लाइक का यूज़ करते हैं तो वो हमारा सिमिली होता है, ठीक है। जैसे राम इज़ एज ब्राइट एज सन। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा मेटाफर, ठीक है। तो मेटाफर क्या होता है, देखो जब हम कंपैरिजन तो करते हैं बट ये भी कंपैरिजन ही होता है मेटाफर में भी, बट ये सिमिली की तरह नहीं होता है। सिमिली में हम क्या करते हैं कि एज और लाइक वर्ड का यूज़ करते हैं, तो जो कंपैरिजन एज और लाइक को यूज़ किए बिना होंगे, ठीक है, तो वो हमारा मेटाफर होता है, ठीक है। कंपैरिजन्स आर मेड विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स, यहाँ होगा डेट इज एज और लाइक। तो उसका एग्जांपल होगा ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, ठीक है, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। इसमें क्या हो रहा है कि हम उसे किसी मतलब देखो उस पर्सन को हम शाइनिंग स्टार से कंपेयर कर रहे हैं बट हमने एज और लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो ये हमारा मेटाफर है। अब द कार वॉज अ फर्नेस इन द सन, जो हमारी कार थी वो बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है, भट्टी की तरह गर्म हो गई थी समर्स में, ठीक है। तो बाहर खड़ी रहती है गाड़ी व्हीकल्स तो हो ही जाता है समर्स के टाइम गर्म हो जाती है। तो वही कह रहा है द कार वॉज अ फर्नेस इन द सन। तो यहाँ भी कार को फर्नेस से कंपैरिजन किया जा रहा है बट एज और लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, क्या है, वेयर एज इन सिमिली देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। हम सिमिली में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ दो चीज़ के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अ मेटाफर सजेस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स नॉट यूजुअली दो एज ऑफ एज सिमिली। मतलब मेटाफर में क्या होता है, कंपैरिजन तो होता है दो चीज़ के बीच में बट सिमिली की तरह नहीं होता है, एज और लाइक का यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रखा है, वी कैन से अबाउट अ पर्सन दैट हर एब्सेंस वॉज लाइक अ लॉन्ग विंटर। मतलब हम किसी पर्सन के बारे में ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी एब्सेंस हमें एक लॉन्ग विंटर की तरह लगी। जैसे एक विंटर सीजन बहुत लंबे समय के लिए रहता है, उतने लंबे समय तक मतलब जैसे हमें उतना लंबा उसका एब्सेंस लगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मेटाफर। और सिंपल एग्जांपल्स जो मैंने दिए थे वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, ही इज़। तो इसमें ना हमने एज का यूज़ किया ना लाइक का यूज़ किया, तो ये हमारा मेटाफर हुआ, ठीक। द कार वॉज अ फर्नेस इन द सन, ठीक है, ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया मेटाफर का, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है कि जो हमारे मेटाफर हैं उसके अंदर दो टाइप्स के मेटाफर हैं, एक एक्सटेंडेड मेटाफर, दूसरा मिक्स्ड मेटाफर, ठीक है। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है, वंस यू रिकॉग्नाइज मेटाफर यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट देयर इफेक्टिवनेस इन लैंग्वेज। समटाइम्स अ राइटर कंटिन्यूज अ मेटाफर ओवर एन एंटायर पोएम और एनी अदर पीस ऑफ राइटिंग। This is called extended metaphor. Extended metaphors are often easier to recognize because they continue over a long stretch of writing. अब क्या कह रहा है कि जो एक्सटेंडेड मेटाफर है ये अपने नाम की तरह ही कंटिन्यूअसली चलता है एक एंटायर राइटिंग तक या पीस ऑफ राइटिंग तक, जितना लंबा वो राइटिंग है उस पूरे में मतलब कंपेयर ही किया है उस चीज़ को, ठीक है। तो एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है, कंटिन्यूअस ओवर एन एंटायर पोएम, पूरे पोएम तक कंटिन्यूअस रहता है ये मेटाफर, और एनी अदर पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। या तो कोई पीस ऑफ राइटिंग है वो पूरे पीस ऑफ राइटिंग में ही कंपेरिजन होगी, ठीक है, तो वो हमारा एक्सटेंडेड मेटाफर होगा। अब दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड मेटाफर, और ये बहुत ही ईजी होता है रिकॉग्नाइज करने में, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर कंटिन्यू ओवर अ लॉन्गर स्ट्रेच ऑफ राइटिंग। ये बहुत लंबा इसको खींच के लिखा गया है ना, तो हम इसे इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज वेयर एवरी वन इज अ प्लेयर एंड देन द कर्टेन फॉल्स। अब क्या कह रहा है कि जो ये वर्ल्ड है ये एक स्टेज है और सब यहाँ पे एक प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, एंड देन द कर्टेन फॉल्स, और तभी पर्दा गिर जाता है, मतलब लाइफ खत्म हो जाती है सडनली, सबका एक दिन डेथ आना ही है। देखो एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है कि ऐसा कंपैरिजन कह लो जो कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है, ओवर एन एंटायर पोएम, पूरे पोएम में ही रहेगा, वो एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, ठीक। फिर या फिर किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में वो कंटिन्यूअस रहता है पूरे राइटिंग तक, ठीक है, तो वो हमारा होता है एक्सटेंडेड मेटाफर। तो इसका एग्जांपल ये था हमारा, द वर्ल्ड इज अ स्टेज वेयर एवरीवन इज अ प्लेयर एंड देन द कर्टेन फॉल्स। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, डार्क इज एन अननोन एंड स्केरी ब्लैक ब्लैंकेट। जो अंधेरा होता है वो एक अननोन और स्केरी डरावना ब्लैक ब्लैंकेट होता है, चादर होता है। अ प्लेस ऑफ नाइट मेयर्स, मतलब रात का समय। इट इज़ अ डीप होल, इट इज़ अ डीप होल वेयर लाइट कैन नॉट रीच। ये एक ऐसा होल है, ठीक है, डीप होल है, इट इज़ अ डीप होल वेयर लाइट कैन नॉट रीच। अंधेरा है भाई, तो अंधेरा है तो उसमें तो लाइट रहेगी नहीं। एंड वेयर हॉरर रेज्ड रिसाइड्स, और वहीं हमारे अंदर एक डर जैसा रहता है अंधेरे में, ठीक है, डर आ जाता है हमारे अंदर। तो ये था हमारा एक्सटेंडेड मेटाफर। तो देखो ये जो हमने इतने लंबे लंबे एग्जांपल लिखे कि डार्क इज एन अननोन एंड स्कैरी ब्लैक ब्लैंकेट, अ प्लेस ऑफ नाइट मेयर्स, इट इज़ अ डीप होल, इट इज़ अ डीप होल वेयर लाइट कैन नॉट रीच। तो यहाँ जो इट करके बोला जा रहा है वो डार्क को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, डार्क को ही हम कंपेयर कर रहे हैं। डार्क जो है वो एक डीप होल की तरह है जहाँ लाइट नहीं रीच कर सकती है, और वहीं हमारे अंदर डर समा जाता है। डार्क जो है वो अननोन और स्केरी ब्लैक ब्लैंकेट की तरह है। तो ये जो इतने लंबे स्टेटमेंट्स में कंपैरिजन की जा रही है, ऐसे ही हमारा एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, जो कि एक लंबे राइटिंग है, पीस ऑफ राइटिंग्स है, तो उसमें पूरे एंड तक कंटिन्यूअस रहता है, वो हमारा एक्सटेंडेड मेटाफर होता है।
नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड मेटाफर। तो मिक्स्ड मेटाफर क्या होता है? व्हेन टू और मोर मेटाफर्स आर कंबाइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस ह्यूमरस इफेक्ट। जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटाफर्स को कंबाइन करते हैं कि उससे हम ह्यूमरस इफेक्ट ला सकें, तो हमारा होता है मिक्स्ड मेटाफर। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ओकेजनली अ राइटर कंबाइंस टू मेटाफर्स विच डू नॉट नॉर्मली गो टुगेदर, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड मेटाफर। ओकेजनली जो राइटर होता है कभी कभी दो मेटाफर्स को कंबाइन कर देता है जो कि नॉर्मली नहीं होते हैं कंबाइन, तो उसे हम मिक्स्ड मेटाफर कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑन आर जर्नी we come back to a fork where the road branched out into multiple direction। ठीक है, मतलब हम अपने जर्नी में एक ऐसे रास्ते पे आ गए जहाँ पे वो जो रास्ता था वो इतने मल्टीपल डायरेक्शंस में ब्रांच्ड हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक, तो यहाँ जो है, यहाँ मिक्स्ड मेटाफर का यूज किया गया है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, शी इज सच अ नाइट आउल, शी स्टेज अप लेट रीडिंग एंड रूमिनेटिंग मतलब कुछ सोचना होता है, थिंकिंग को रूमिनेटिंग कहते हैं। तो देखो एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट सो डोंट ड्रॉप द बॉल। तो इसमें क्या है, देखो इसमें दो मेटाफर यूज किया गया है, एक द बॉल इज इन योर कोर्ट ये एक अलग मेटाफर है, डोंट ड्रॉप द बॉल ये दूसरा मेटाफर है। इन दोनों को कंबाइन किया गया और ये दिखाया जा रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट किया गया। ठीक है, रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात को रिलेट किया गया है। तो ये हमारा है मिक्स्ड मेटाफर। जब दो या दो से ज़्यादा मेटाफर को मिक्स किया जाता है तो हो जाता है हमारा मिक्स्ड मेटाफर। ठीक है, और हमारा एक्सटेंडेड मेटाफर क्या था, जब राइटर कंटिन्यूअस करता है किसी मेटाफर को ओवर एन एंटायर पोएम या फिर एक पीस ऑफ राइटिंग तक, तो वो हमारा होता है एक्सटेंडेड मेटाफर। ठीक है, जिसका शेक्सपियर के ही फेमस राइटिंग का ये एक एग्जांपल है और ये लिया गया है एज यू लाइक इट से। तो जो है कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज वेयर एवरीवन इज अ प्लेयर एंड देन द कर्टेन फॉल्स। ठीक है, यह था हमारा मेटाफर के दो पार्ट्स, एक एक्सटेंडेड मेटाफर एंड एक मिक्स्ड मेटाफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सिनेक्डॉकी। तो अब सिनेक्डॉकी क्या होता है, इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द होल। मतलब जब हम किसी पार्ट के बारे में बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट के बारे में बात करेंगे बट वो पूरे होल को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर हम किसी होल के बारे में बात करेंगे जो एक है और वो किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसे सिनेक्डॉकी का। देखो, द थीव्स वर पुट बिहाइंड बार्स। ठीक है, जो चोर थे उन्हें बिहाइंड बार्स मतलब जेल के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, तो बिहाइंड बार्स मतलब वो उस सेल की बात नहीं कर रहा है, वो पूरा जेल होगा ना एक पूरा, उसके अंदर कई लॉक वो होंगे, बार्स होंगे। तो जो थीव्स थे उन्हें बार्स के पीछे डाल दिया, बिहाइंड द बार। ठीक है, और क्या है, देखो टेक दाई फेस देन, मतलब जैसे होता है ना कि अपना चेहरा यहाँ से ले जाओ, मतलब मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, तो अपना चेहरा यहाँ से हटा लो। तो अब यहाँ जो फेस है वो पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे तुम किसी को कहोगे कि अपना चेहरा यहाँ से ले जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना है अभी, तो वो अपने सिर्फ फेस को नहीं हटाएगा, वो मतलब खुद चला जाएगा, वो पूरा पर्सन जाएगा, है ना। तो वो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ जो फेस वर्ड है ना। तो वैसे ही डोंट वरी योर सन इज इन गुड हैंड्स। अब यहाँ जो है कहते हैं ना कि डोंट वरी योर सन इज इन गुड हैंड्स, तुम्हारा जो बच्चा है वो सही हाथों में है। अब सिर्फ हाथों में नहीं है, मतलब सही पर्सन के अंडर है ना, सही जजमेंट के अंडर है, सही जगह पे है तुम्हारा बच्चा। तो वही कह रहा है योर सन इज इन गुड हैंड्स। तो हाथ यहाँ जो है वो पूरे एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा सिनेक्डॉकी का एग्जाम्पल है। आई हैव गॉट व्हील्स। अब ये देखो, ये जो हमारा कहा गया है गॉट व्हील्स, तो व्हील्स का मतलब ये नहीं कि वो पहिया खरीद के लाया है, हाँ व्हील्स खरीद के लाया, वो नई कार लेके आया है, तो उसका वो कहने का एक तरीका है। तो यहाँ जो व्हील्स है वो कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही कह रहा है कि एक पार्ट से हम पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा सिनेक्डॉकी का एग्जाम्पल है। अब देखो, ऑल हैंड्स ऑन द डेस्क, मतलब जब कोई भी बड़ी कंपनी में जो हमारे मैनेजर होते हैं या जो उन्हें कुछ कहना होता है, तो वो ऐसे कह सकते हैं ऑल हैंड्स ऑन द डेस्क। ठीक है, तो इसका मतलब कि जैसे जितने यहाँ जो हैंड्स है ना, से उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो पूरे क्रू को कह रहे हैं, पूरे एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं, वो सिर्फ हाथों से नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उस मीटिंग में या वहाँ जब भी ये बात की जा रही है, तो यहाँ जो ये जो हैंड वर्ड है ये पार्ट है एक पूरे कह लो बॉडी का ही पार्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से हम पूरे होल को रेफर करते हैं, तो ये हमारा सिनेक्डॉकी होता है। ठीक है, अभी तो ये होता है हमारा सिनेक्डॉकी, जिसमें हम किसी एक ऑब्जेक्ट के पार्ट से पूरे होल को रिप्रेजेंट करते हैं, रेफर करते हैं पूरे होल को, तो उसे हम सिनेक्डॉकी कहते हैं, या फिर वाइस वर्सा, पूरे होल से हम एक पार्ट को रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिनेक्डॉकी। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो है हमारा मेटानॉमी। देखो, मेटानॉमी क्या होता है, मेटानॉमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट और एडजंक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर दैट ऑफ थिंग इज मेंट। मतलब जैसे, हाँ,
क्लोजली रिलेटेड चीज़ों के लिए हम इसमें वो करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक वर्ड को। जैसे इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड और फ्रेज इज सब्स्टिट्यूटेड विथ अनदर क्लोजली रिलेटेड वर्ड और फ्रेज। जैसे सिनेक्डोकी में क्या था कि हम किसी एक पार्ट ऑफ थिंग से पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वाइस वर्सा। तो इसमें क्या होगा, सिमिलैरिटी होगी उस चीज़ में, वो जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं ना, वो क्लोजली रिलेटेड होंगे। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक वर्ड या फिर फ्रेज है ना, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे के साथ जो कि क्लोजली रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। मतलब जो मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब तो ये हुआ कि जो पेन की ताकत होती है ना, वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है एक तलवार की ताकत से। तो यहाँ जो पेन है वो राइटिंग को दिखा रहा है ना, रेफर कर रहा है, और जो स्वॉर्ड है वो मिलिट्री फोर्स को रेफर कर रहा है। तो यहाँ क्या है, अब देखो अगला एग्जाम्पल है, द क्राउन अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी। तो जो मतलब यहाँ क्राउन वर्ड है, मुकुट को नहीं डिनोट कर रहा है, यहाँ जो क्राउन वर्ड है वो मोनार्की, वहाँ का जो किंग है उसे डिनोट कर रहा है ना, तो रेफर कर रहा है। तो ये हमारा हो गया मेटोनॉमी। यहाँ एक वर्ड और फ्रेज को हम ऐसी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे के साथ जो कि क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है मेटोनॉमी। और एग्जाम्पल हम अगर लेना चाहें तो देखो, दीज बॉक्सेस आर टू हैवी टू लिफ्ट, कुड यू लेंट मी अ हैंड। तो यहाँ देखो, हैंड का मतलब सिर्फ वो हाथ नहीं मांग रहा है कि बस हाथ, कोई अपना हाथ निकाल के नहीं पकड़ा देगा, है ना, तो वो मतलब फॉर हेल्प पूछ रहा है किसी से। देखो ये क्लोजली रिलेटेड चीज़ है कि ये बॉक्स बहुत भारी है उठाने में, तो क्या आप अपना हाथ देंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हाथ दे देगा, वो एज अ, देखो यहाँ हैंड वर्ड जो है वो हेल्प के लिए मांग रहा है, तो यहाँ मेटोनॉमी का यूज़ हुआ है। ठीक है, और एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैं आई आस्क यू फॉर योर हैंड इन मैरिज। तो यहाँ क्या है, हैंड वर्ड है, वो पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन बॉडी को। तो यहाँ सिनेक्डोकी का यूज़ हो गया। जैसे मैं आई आस्क यू फॉर योर हैंड इन मैरिज, जैसे नहीं हम बोलते कि मैं तुम्हारा हाथ मांगना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ हाथ नहीं मांग, हाथ लेके क्या करेगा कोई, है ना, तो वहाँ पूरे इंसान की बात की जा रही है, पूरे ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है। तो वहाँ जो वर्ड हैंड है वो पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सिनेक्डोकी होता है। और यहाँ जो मैंने मेटोनॉमी देखा, जैसे दीज बॉक्सेस आर टू हैवी टू लिफ्ट, ये बॉक्सेस बहुत हैवी हैं, भारी हैं उठाने में, तो कुड यू लेंट मी अ हैंड, मतलब क्या तुम अपना हाथ बढ़ाओगे, तुम अपना हाथ दोगे। तो ये वाला जो यहाँ हैंड वर्ड है वो फॉर हेल्प रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ मेटोनॉमी का यूज़ है। ठीक है, देखो यहाँ भी देखो, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जोज न्यू राइड वाज एक्सपेंसिव। तो यहाँ जो राइड वर्ड है वो उसके कार को रेफर कर रहा है। ठीक है, कि जो कि नई कार है वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये एक एट्रीब्यूट की बात की जा रही है, तो यहाँ भी मेटोनॉमी का यूज़ किया गया। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, जोज न्यू व्हील्स वाज एक्सपेंसिव। तो अब ये जो व्हील है वो एक पार्ट है उस कार का, है ना, तो अब ये जो हो गया, ये सिनेक्डोकी का यूज़ हो गया। देखो बहुत क्लियर है, जब हम किसी एक पार्ट से पूरे होल को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सिनेक्डोकी का यूज़ हो गया। जब हम क्लोजली रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे तो वो मेटोनॉमी हो गया। ठीक है, जैसे अब एक ही चीज़ को हम दोनों तरीके में देख रहे हैं, ध्यान से देखना। जोज न्यू राइड वॉज एक्सपेंसिव, तो यहाँ राइड वर्ड जो है वो कार को रेफर कर रहा है कि जो नई कार है वो बहुत महंगी है, तो ये मेटोनॉमी का यूज़ है। अगर इसी को हम इस तरीके से कहें कि जोज न्यू व्हील्स वॉज एक्सपेंसिव, कि जो के नए व्हील्स, अब ये जो व्हील्स है वो पार्ट ऑफ अ कार है ना, तो वो सिर्फ पहिए की बात नहीं कर रहा है कि उसके जो कार के पहिए हैं वो महंगे हैं, उसकी कार महंगी है, बट उसका कहने का तरीका अलग है, तो यहाँ सिनेक्डोकी का यूज है। ठीक है, अब देखो, लेंड मी योर ईयर्स, मतलब ये मेटोनॉमी का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ये जूलियस सीजर वाला जो हमने वो पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ा था, क्लास 11th या 12th में था हमारे, तो उसमें का ये एक लाइन है, लेंड मी योर ईयर्स। ठीक है, ये तो मेटोनॉमी का यूज किया गया यहाँ पे। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, आई एंजॉय रीडिंग शेक्सपियर। तो अब यहाँ क्या है कि शेक्सपियर से ये मतलब है कि हम शेक्सपियर की राइटिंग्स को पढ़ना एंजॉय करते हैं, है ना, तो ये भी हमारा मेटोनॉमी का यूज़ किया गया है। ठीक, तो ये था हमारा मेटोनॉमी, और हमने सिनेक्डोकी भी देखा। सिनेक्डोकी जब हम लोग किसी एक पार्ट से पूरे होल को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिनेक्डोकी होता है। जब हम क्लोजली रिलेटेड चीज़ों को एक साथ देखते हैं तो वो हमारा मेटोनॉमी होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो है पर्सोनिफिकेशन, जो सबसे ईजी होता है। इसे हम हिंदी में मानवीकरण भी कहते हैं। अब देखो, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी लिविंग बींग के एट्रीब्यूट्स नॉन लिविंग थिंग को देंगे तो वो हमारा होता है पर्सोनिफिकेशन। हम उस नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर्स और फीलिंग्स टू इनएमिनेट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज। द पर्पस ऑफ पर्सोनिफिकेशन लाइक दैट ऑफ अ मेटाफर इज टू मेक डिस्क्रिप्शन विविड। अब देखो, पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल देखते हैं, माय फोन्स बैटरी इज अबाउट टू डाई। कहते हैं ना, माय फोन्स बैटरी इज अबाउट टू डाई, मतलब मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। तो यहाँ जो वर्ड डाई यूज किया गया है, वो जो डाई है, अब मरते तो इंसान ही है, बट फोन के बैटरी के लिए डाई वर्ड यूज किया गया है। जो बैटरी है वो तो नॉन लिविंग है, बट हम उसे डाई वर्ड लगा के एक
लिविंग बीइंग की एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन का यूज़। अब देखो सेकंड है जस्टिस इज ब्लाइंड। जो जस्टिस होता है वो ब्लाइंड होता है, अंधा होता है। तो अब अंधा तो इंसान ही होता है, तो अब हम जस्टिस को एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ दे रहे हैं, तो ये भी हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया। बुक्स आर माय कंपेनियन, जो बुक्स हैं वो मेरी कंपेनियन है, फ्रेंड है। तो अब जो फ्रेंड होते हैं वो लिविंग थिंग्स ही होते हैं, तो हम बुक्स को नॉन लिविंग थिंग मतलब लिविंग थिंग की क्वालिटी दे रहे हैं, है ना, खासियत दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं। तो जो हम बुक्स हैं, बुक्स को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर। अपॉर्चुनिटी जो होती है वो नॉक नहीं कर सकती है। नॉक कौन करता है? इंसान करता है, लिविंग बीइंग करेगा, है ना। तो जो नॉकिंग वर्ड से हम अपॉर्चुनिटी को एक लिविंग बीइंग की एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, तो ये भी हम अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। द मून इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। जो चांद है वो हाइड एंड सीक खेल रहा है बादलों के साथ। तो हाइड एंड सीक प्लेइंग, जो प्लेइंग वर्ड है, खेल कौन सकता है? लिविंग बीइंग ही खेल सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो नॉन लिविंग है, मून जो है, उसे हम लिविंग बीइंग की क्वालिटीज़ दे रहे हैं प्लेइंग वर्ड से। तो हम नॉन लिविंग जो हमारा मून है उसे हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन था। जब हम किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को या थिंग को लिविंग बीइंग की क्वालिटीज़ या फिर फीलिंग्स या पावर्स या फिर एट्रीब्यूट्स देंगे, तो वो हमारा होता है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा इतना ही था। पैसेज दिया हुआ है। अब जैसे वो आता है अनसीन पैसेज, उसको रीड करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एग्जाम में आता है आपके। तो ईजी पेपर आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ब्लॉक 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्लॉक 2 को आप पढ़ के जाइएगा, छोड़िएगा मत ब्लॉक 2 पेपर में जाने से पहले, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 6 फिगर ऑफ स्पीचेस का पार्ट 1 यहीं पे। तो सो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स जो हमने आज पढ़े, जैसे क्या सिमिली, मेटाफर में 2 टाइप्स पढ़े, एक्सटेंडेड, मिक्स्ड मेटाफर, सिनेक्डोकी, मेटानॉमी, पर्सोनिफिकेशन। सो आई होप कि आपके आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा और समझ आया, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स के भी डाउट क्लियर हों और अपना वो एग्जाम ईजी और प्रॉपर्ली दे पाएँ। तो अगर आप मेरे साथ ऐसी फर्दर पढ़ते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।